नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 131 के चैप्टर नंबर 1 भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि अगर हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानना है तो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को भी जानना होगा। अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की बात करें तो उन्हें दो भागों में बांटा गया था। एक थे साहित्यिक स्रोत और एक थे पुरातात्विक स्रोत। जहां हमने साहित्यिक स्रोतों में वैदिक साहित्य का अध्ययन किया था कि किस प्रकार से हमारे प्राचीन इतिहास का ज्ञान का भंडार है हमारे वेद, जहां हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का वर्णन किया था। तो आप पिछले लेक्चर को जरूर सुनिए, ताकि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए। आज की क्लास हमारी यहाँ से शुरू होगी कि जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो उस समय का एक प्रामाणिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिसे हम कौटिल्य ने लिखा था, और हर एक बच्चा जानता है कि कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य का जो ये अर्थशास्त्र था, ये 15 भागों में बटा था, यानी कि यह 15 पुस्तकों में विभाजित किया गया था, जिसमें से प्रत्येक पुस्तक में अलग अलग विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। हमें अर्थशास्त्र से मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, हमें अर्थशास्त्र से यह भी पता चलता है कि उस समय के सामाजिक नियम कैसे चल रहे थे, और साथ ही साथ राज व्यवस्था के भी नियम क्या थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अर्थशास्त्र में जो राजनीति के नियम लिखे गए हैं, एक राज व्यवस्था के जो नियम लिखे गए हैं, राजा के जो उत्तरदायित्व लिखे गए हैं, वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना अर्थशास्त्र को लिखते समय थे। जहाँ कौटिल्य ने इस किताब में गुप्तचर व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और विदेश नीति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिससे हमें मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से हम महाकाव्यों की बात करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में महाकाव्यों का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हम महाकाव्य की बात करें तो भारत के दो बड़े महाकाव्य हैं। एक का नाम है रामायण और एक का नाम है महाभारत। रामायण और महाभारत हमें लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करवाते हैं। जैसा कि अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखित एक ग्रंथ है, जो कि एक पुराना ग्रंथ है, जिससे हमें उस समय की सामाजिक व्यवस्था की बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलती है। इसके अलावा आज भी अगर हम देखेंगे तो महाभारत कालीन के जो स्थल हैं उनकी लगातार खोज जारी है। आज भी दिल्ली में जो पुराना किला है उसमें लगातार खुदाइयाँ हो रही हैं, और ये जानने की कोशिश की जा रही है क्या ये पुराना किला वही है जिसे पांडवों द्वारा बसाया गया था। कुरुक्षेत्र के इलाकों में भी बड़े पैमाने पर खुदाइयाँ हो रही हैं, जिससे पता चलता है कि जो ये महाभारत कालीन सभ्यता है ये आज भी मौजूद है। इतना ही नहीं, महाभारत के ग्रंथ से उस समय की हमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। महाभारत का एक पर्व है शांति पर्व, जिसमें राज व्यवस्था का बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम भारत के प्राचीन इतिहास की खोज करते हैं तो ऐसे तमाम ग्रंथ हैं, ऐसे तमाम साहित्यिक स्रोत हैं, जिनसे हमें उस समय के इतिहास की, समाज की, राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक इसी प्रकार से रामायण की बात करोगे तो रामायण से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, और आज भी रामायण से जुड़े हुए स्थलों की खोज जारी है। आज भी अयोध्या के ऊपर बड़े पैमाने पर जो है बहुत सारे पुरातात्विद अलग अलग तरीके से वर्क कर रहे हैं। आज भी अयोध्या की खुदाई से काली पॉलिश वाले मृदभांड मिलते हैं और अन्य बस्तियों का पता लगाया जा रहा है। इसी प्रकार से महाभारत कालीन जो स्थल हैं, जैसे कि मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, हस्तिनापुर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, पानीपत हो गया, बागपत हो गया, मथुरा हो गए, इन सभी क्षेत्रों में इतिहासकार रुचि ले रहे हैं, और महाभारत और रामायण काल के दौरान जो घटनाएं हुई थी, उस दौरान की जो राज व्यवस्था थी, उस दौरान की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास जानना चाहते हैं तो सबसे जबरदस्त ग्रंथ पता है कौन से हैं? सबसे जबरदस्त ग्रंथ है पुराण। अब आप सोचोगे पुराणों में तो भगवान की कहानियां लिखी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 18 पुराण हैं और कई उप पुराण हैं, जिससे हमें प्राचीन काल के राजवंशों की जानकारी मिलती है। हमें गुप्तकालीन राजाओं के बारे में पता चलता है, उत्तर गुप्तकालीन राजाओं के बारे में पता चलता है। इतना ही नहीं, हमें सप्तवाहन राजाओं के बारे में पता चलता है, और दक्षिण भारत में दक्कन साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो आप ये मत सोचो कि पुराणों से केवल हमें भगवान की कहानियां पता चलेंगी, ऐसा नहीं है। पुराणों में कई वंशावलियां हैं जो कि प्राचीन काल के इतिहास के बारे में बताती हैं। जैसा कि
अग्नि पुराण की बात करोगे, अग्नि पुराण जो कि 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक के बारे में विभिन्न प्रकार की चीज़ें बताता है, जैसे कि किस प्रकार से अनुष्ठान किए जाते थे, किस प्रकार से पूजा की जाती थी, ब्रह्मांड का विज्ञान, ज्योतिष, पौराणिक कथाएं, वंशावली, कानून, राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और कर का सिस्टम क्या था, युद्ध और सेना का संगठन कैसा था, मार्शल आर्ट, कूटनीति, ऐसे सारे विषय अग्नि पुराण से आपको मिलेंगे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वेद ज्ञान के बहुत ही जबरदस्त स्रोत हैं और पुराण भी प्राचीन भारत के इतिहास के उतने ही जबरदस्त स्रोत हैं, जिन्हें छंद और कविताओं के माध्यम से भी लिखा गया है। तो अगर पुराणों को देखोगे तो पुराणों से हमें 5 शाखाओं के बारे में पता चलता है। सर्ग यानी कि विश्व का निर्माण कैसे हुआ है, ये हमें पता चलता है। ब्रह्मांड का पुनः निर्माण यानी कि प्रतिसर्ग के बारे में पता चलता है। विभिन्न मानवों का काल और विभिन्न मनु राजाओं के बारे में पता चलता है, जिसे हम मनवंतर कहते हैं। इसी प्रकार से हमें विभिन्न राजाओं की वंशावली के बारे में पता चलता है, जिसे हम वंश कहते हैं। और वंशानुचरित यानी कि शाही राजवंशों की जो किताबें लिखी गई हैं, ये सब हमें पुराणों से ही पता चलता है। तो अगर हम देखें प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अगर एक उपयोगी जानकारी कोई देता है तो वो भारत के पुराण हैं। इतना ही नहीं, पुराणों में हर्यक वंश, इसी प्रकार से शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कंडव वंश, आंध्र वंश, इन सब के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। किससे? पुराणों से। पुराणों में गुप्त राजाओं के साथ साथ उनकी पूरी की पूरी वंशावली के बारे में भी हमें पता चलता है। इसी प्रकार से पुराण हमें नदियों, झीलों, पहाड़ों और वहाँ के ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट्स के बारे में भी बताते हैं। तो इससे पता चलता है, अगर आप प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों की बात करोगे तो वैदिक साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, महाकाव्य हो गए, महाभारत और रामायण, पुराण हो गए। इसी प्रकार से आगे हम संगम साहित्य की बात करेंगे, जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। तो अगर हम संगम साहित्य की बात करेंगे तो इसका जो संबंध है वो साउथ इंडिया से होगा। ये तमिल ग्रंथ होंगे। और संगम साहित्य इसका नाम इसलिए पड़ा होगा क्योंकि ना जो साउथ इंडिया था, यानी कि उस समय का जो साउथ दक्षिण भारत था, वहाँ पर क्या हुआ था, तो जाने माने जो कवि थे और कवियत्रियाँ थीं, इनके ना सम्मेलन हुए। तो ये जितने भी बड़े बड़े कवि थे, बड़ी बड़ी कवियत्रियाँ थीं, इन सब के जब सम्मेलन हुए तो इन सम्मेलन में कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से राजाओं के बारे में बोला गया और फिर वही आगे चलकर लिखा गया। इसलिए इन साहित्यों को हम संगम साहित्य कहते हैं। हालांकि संगम साहित्य में जो 3 सम्मेलन हुए थे, पहला सम्मेलन और दूसरे सम्मेलन के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन तीसरे सम्मेलन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी है। तो संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि ये संगोष्ठियों में हुआ था। 3 संगम साहित्य हुए थे। पहला और अंतिम सम्मेलन मदुरई में हुआ था, जबकि दूसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? कपाटपुरम में। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों की इसके लिए अलग अलग राय है। संगम साहित्य में जो कविताएं लिखी हैं, ये माना जाता है लगभग 30,000 पंक्तियां प्रेम और युद्ध के विषय में लिखी गई हैं। तो अगर आप संगम साहित्य का अध्ययन करोगे तो दक्षिण भारत में किस प्रकार से युद्ध जैसी परिस्थितियां थी और प्रेम के ग्रंथ बड़े लिखे गए हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, हमें समाज के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अगर आप संगम साहित्य को पढ़ोगे तो पता है आपको, कवियों के बारे में पता चलेगा, शिक्षकों के बारे में पता चलेगा, व्यापारियों के बारे में पता चलेगा, बढ़ई के बारे में, सुनार, लोहार, सैनिक, इन सब के कार्यों के बारे में, सामाजिक वर्गों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलेगा कि राजा किस प्रकार से अन्य लोगों को उपहार देता था और अन्य लोग किस प्रकार से राजाओं को उपहार देते थे। संगम साहित्य से हमें चौल वंश के राजाओं के बारे में भी पता चलेगा। संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम जैसे समृद्ध शहरों का वर्णन किया गया है, जहां अपने जहाज में आने वाले जो यवन शासक थे वो आते हैं और काली मिर्च खरीदकर यहां से ले जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों को वो शराब देते हैं और महिला दासों की आपूर्ति भी बताते हैं। तो अगर आप संगम साहित्य पढ़ोगे तो आपको इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। इसी प्रकार से प्राचीन भारत का अगर आप इतिहास जानने के लिए और ज़्यादा उत्सुक हो तो आपको बहुत सारे लोगों के जीवन वृत्तांत पढ़ने को मिलेंगे, उनकी जीवनियाँ पढ़ने को मिलेंगी, जिससे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। बहुत सारी कविताएं भी लिखी गई हैं, बहुत सारे नाटक भी लिखे गए हैं। जैसे कि सबसे पहले के संस्कृत कवियों की बात करोगे तो उसमें सबसे बड़ा नाम आएगा अश्वघोष और भाष्का। अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखी है, सारिपुत्र कृष्ण और सौंदरानंद को लिखा है। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन ना कई कई बार आए हैं कि ऐसे पूछेगा, बुद्ध चरित किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। सारिपुत्र कृष्ण किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। सौंदरानंद किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। ऐसे जो भाष थे ये एक नाटककार थे,
इन्होंने पंचरात, दत्तवाक्य, बालचरित्र, स्वप्न, वास दत्ता जैसी किताबें लिखी हैं। और महान संस्कृत लेखक और कवि कालिदास की अगर बात करोगे तो इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है। अभिज्ञान शकुंतलम के अलावा मालविकाग्नितम मित्रम लिखी है, विक्रमो वशियम लिखी है, रघुवंशम कुमार संभवम लिखी है और मेघदूतम जैसे काव्य कृतियां लिखी हैं, जिससे हमें गुप्त वंशकालीन और इसके साथ साथ प्राचीन भारत की बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा भी देखो बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता। उसका रीज़न है किताबें कम पड़ जाएंगी अगर उनके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया जाने लगा तो। जैसा कि विशाखा दत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा है जो कि एक नाटक था। इस नाटक में बताया गया है कि किस प्रकार से चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को हिदायत देते हैं और किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य नंदों के मंत्री राक्षस पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो मुद्रा राक्षस जो कि एक तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य और उसके युद्ध काल के वर्णन देती है। इसी प्रकार से एक और नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें गुप्त राजा रामगुप्त के बारे में पता चलता है। एक और बहुत फेमस कवि हैं शूद्रक, जिन्होंने कई नाटक लिखे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो लोक कथाएं हैं ये हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में चीख चीख कर जानकारी देती हैं कि भारत का इतिहास भी समृद्ध था और भारत की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी और लाजवाब सभ्यताओं में से एक रही है। इसके अलावा प्राचीन भारत के जो प्रसिद्ध राजा थे उनकी जीवनियाँ पढ़ोगे तो उससे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जिसमें कुछ किताबें बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। पता है पहले क्या होता था, बहुत सारे राजा होते थे और वो अपने राज दरबार में बहुत सारे इतिहासकारों को भी रखते थे और बहुत सारे कवियों को भी रखते थे। अब जो ये कवि होते थे ये राजा की प्रशंसा में बहुत सारे लेख लिखते थे जिन्हें प्रशस्ति कहा जाता था। तो कोई आपसे पूछे प्रशस्ति क्या है तो बताओगे आप प्रशस्ति जो है राजा की प्रशंसा में लिखे जाने वाले लेख हैं। तो जैसे एक राजकवि थे बाणभट्ट, ये हर्षवर्धन के टाइम के थे, तो इन्होंने एक किताब लिखी थी हर्षचरित, जिससे हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। इसके अलावा पुष्यभूति राजवंश के हर्षवर्धन के बारे में बाणभट्ट के हर्षचरित से हमें पता चलता है, जो कि मैंने अभी बताई। इसी प्रकार से बिल्हण की एक किताब है विक्रमादेव चरित्र, जिसे हमें चालुक्य राजा विक्रमादित्य सिक्स के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से कन्नौज के जो यशोवर्मन में उनकी किताबों के बारे में भी कुछ यहाँ पर बताया गया है, जिससे हमें उनकी चीज़ें पता चलती हैं। यहाँ कुछ किताबों के नाम लिखे हैं, जैसे जयसंघ की एक किताब है कुमार पाल चरित। तो ये देखो किताबों को अगर आप नाम याद कर सकते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन टाइम बहुत कम है। आप बाद में जरूर इन किताबों के नाम याद करना अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ऐसी हेमचंद्र की एक किताब है कुमार पाल चरित। इसी प्रकार से नैचेंद्र की एक किताब है हमीर काव्य, पद्मगुप्त की एक किताब है नवसंग साकचरिता, बल्लाल की एक किताब है भोज प्रबंध, चंद बरदाई की एक किताब है पृथ्वीराज चरित। तो आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। सबसे जबरदस्त जो किताब लगती है ना मुझे, वो लगती है तरंगी, राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। कल्हड़ ने जो राज तरंगड़ी लिखी है, इससे हमें कश्मीर के विस्तृत इतिहास के बारे में पता चलता है। जो अगर हम कल्हड़ की बात करें तो वो एक कश्मीरी ब्राह्मण था और कश्मीर का पहला इतिहासकार कल्हड़ को ही माना जाता है। और इसकी राज तरंगड़ी जो किताब है ये कश्मीर के विस्तृत इतिहास के बारे में बताती है। इतने नहीं, कल्हड़ पता है इस किताब में क्या बताता है? ये बताता है कि इतिहास लिखा जाए तो लिखा कैसे जाए। पता है आपको, इतिहासकारों को ना इतिहास लिखने की कला भी नहीं पता। वो राजा की प्रशंसा में लिखे जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इतिहास में जो आप कभी भी देखोगे आम जनता के बारे में पता ही नहीं चलता। इतिहासकार ना कभी भी हमेशा निष्पक्षता नहीं रखता, इतिहासकार हमेशा किसी एक पक्ष में लिखता है। तो इसलिए ना कल्हड़ बताता है कि अगर आपको इतिहास लिखना है ना, आपके अंदर कुछ गुण होने चाहिए तब इतिहास लिखो, वरना इतिहास लिखो ही मत। तो कल्हड़ बताता है कि इतिहास लिखते वक्त पहला गुण होना चाहिए निष्पक्षता। यानी कि एक अच्छा लेखक वो माना जाता है जो इतिहास लिखते समय निष्पक्ष रहे, वो एक पक्ष में ना लिखे ताकि इतिहास में झूठी चीज़ें ना लिखे। जैसा कि आप देखते हो इतिहास में बहुत सारी छेड़छाड़ी की जाती हैं और बहुत सारी झूठी चीज़ें लिखी जाती हैं। ऐसी राजतरंगिणी का श्लोक 11 ये बताता है कि कश्मीर के शाही इतिहास को अगर हम बात करें तो प्राचीन समय के इतिहासों से उसकी तुलना की जा सकती है ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। इतना ही नहीं, प्राचीन लेखकों ने जिन चीज़ों का वर्णन किया है हमें उनको अच्छे से देखना चाहिए कि वो सत्य थे या नहीं थे। इसी प्रकार से सुव्रत की कविता, ये इसे बहुत ज़्यादा फेमस कविता है, लेकिन इसमें व्याख्या नहीं की गई है, इसमें गलत तरीके से व्याख्या की गई हैं। तो इसलिए इतिहासकार को इतिहास लिखते समय गलत व्याख्याओं करने से बचना चाहिए, असावधानी नहीं रखनी चाहिए, सावधानी से किसी इतिहास की रचना करनी चाहिए। राजाओं के जो वृतांत हैं उसमें बड़े पैमाने पर अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इतिहास ना पढ़ते वक्त दो चीज़ें हमारे मन में ला सकता है।
पहली चीज़ ये है कि अगर हमने इतिहास का न्यूट्रल होकर अध्ययन किया, तो हम ना फैनेटिक नहीं होंगे, हम कट्टर नहीं होंगे, हमें ना चीज़ों का सही ज्ञान होगा। लेकिन अगर हम इतिहास अंधों की तरह पढ़ेंगे, हम ये सोचेंगे क्या कि इतिहास हम इस टाइप से पढ़ें, इस हिसाब से करें कि हमारा दिमाग ही वर्क ना करें, हम एक पक्ष लेकर चलें, तो ना चीज़ें सही नहीं हो पाएँगी। फिर वही वाली बात हो जाएगी, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। तो इतिहास पढ़ते वक्त ना हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वरना ना एजुकेटेड होते हुए भी मतभेद उभर कर सामने आएंगे। आगे हम बौद्ध और जैन साहित्यों की बात करते हैं। तो बौद्ध और जैन साहित्यों की जब आप बात करोगे, तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में बौद्ध और जैन साहित्य जो हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अगर आप बौद्ध ग्रंथों की बात करोगे, जैन ग्रंथों की बात करोगे, तो ये पाली और प्राकृत भाषाओं में लिखे गए हैं। इन ग्रंथों से हमें उस समय की वंशावलियों के बारे में पता चलता है कि किन राजाओं ने बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया था, किन राजाओं ने जो है जैन भिक्षुओं को दान दिया था। इतना ही नहीं, हमें उस वंश के राजाओं के बारे में ये भी पता चलता है कि उन्होंने किस धर्म को ज़्यादा समर्थन दिया। जैसे कि अशोक की शिक्षाएं पाली भाषा में हैं, उसने आगे चलकर बौद्ध धर्म को फॉलो किया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बुद्ध की शिक्षाएं थी वो त्रिपिटक में लिखी गई। तो कोई आपसे पूछे त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक का अर्थ है तीन पिटारे या तीन टोकरियां, जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं लिखी हुई हैं। इतने नहीं, उस समय के जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में भी विस्तृत रूप से इसमें चर्चा की गई है। जैसे कि एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से हमें उस समय के 16 महाजनपदों के बारे में पता चलेगा। ये तीन पिटक है, सुत्त पिटक जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, विनय पिटक में लिखा है जो बौद्ध धर्म को फॉलो करेंगे उनके लिए नियम कानून लिखे हैं, उन बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम कानून लिखे हैं। और अभिधम पिटक में अशोक ने इसकी रचना करवाई थी और इसमें भी उपदेश लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से थेरी गाथाओं की बात करोगे, तो थेरी गाथाएं वे गाथाएं हैं जो महिलाओं ने लिखी हैं। थेरी उन महिलाओं के लिए वर्ड यूज किया जाता है जिन्होंने बौद्ध धर्म में आने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। थेरी गाथाएं ये भी बताती हैं कि महिलाओं को अगर अवसर मिले तो वो भी शैक्षिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकती हैं। इसी प्रकार से आप जैन साहित्यों की बात करोगे, तो हमें श्वेतांबर, दिगंबर, इन सभी जैन साहित्यों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि जैन धर्म आगे चलकर दो भागों में बट गया था, एक बने थे श्वेतांबर और एक बने थे दिगंबर। ठीक है भाई, तो ये प्राचीन भारत के कैसे स्रोत हैं, ये सब प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत हैं। आगे इस चैप्टर में पूरा तात्विक स्रोतों के बारे में बताया जाएगा। तो अब तक हमने एक क्वेश्चन किया है, अगर क्वेश्चन आए प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन कीजिए और उसमें भी साहित्यिक स्रोतों का, तो प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों में पहले तो साहित्यिक स्रोतों की परिभाषा बताओगे, फिर आप वैदिक साहित्यों के बारे में बताओगे, फिर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र, महाकाव्य, पुराण, संगम साहित्य, इतना ही नहीं जीवन वृत्तांत और नाटकों के बारे में बताओगे, बौद्ध और जैन साहित्यों के बारे में बताओगे। तो आप इन सब चीज़ों से, इन साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट जो कि अंतिम पार्ट होगा, जिसमें हम पुरातात्विक स्रोत, सिक्कों और शिलालेखों का अध्ययन करेंगे कि इससे किस प्रकार से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ताकि हमें किताब पूरी करने में आसानी रहे और हमें ये लगे कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।